ना तो हाईएस्ट हो और ना ही लोवेस्ट हो, ऐसा कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है। इसलिए इट acts as reducing as well as oxidizing agent। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इस कंपाउंड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो ना तो हाईएस्ट है ना ही लोवेस्ट है। इसलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें इसकी ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की रिएक्शन और रिड्यूसिंग एक्शन या रिड्यूसिंग बिहेवियर की रिएक्शन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ H2O2। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ H2O2। अब इसका जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है वो दो मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में, एसिडिक और बेसिक मीडियम में, ठीक है ना। देखो ध्यान से, पहले एक और देखो, जो H2O2 है वो डिकम्पोज कैसे होता है, यहाँ किसी को किसमें डिकम्पोज होता है, H2O प्लस O2 में। यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन स्टेट -1 है और यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन स्टेट -2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या है 0। हम ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट देख रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन की तो चेंज ही नहीं हो रही है। अब मुझे बताओ अगर यहाँ से ये -2 में गया तो ऑक्सीजन स्टेट कम हो रही है या बढ़ रही है, कम हो रही है। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, ये रिडक्शन है। और जब आप इससे यहाँ पे जाओगे तो ऑक्सीजन स्टेट -1 से 0 हो रही है तो इंक्रीज हो रही है ना, इसे क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए हाँ H2 तभी तो बोल रहा हूँ ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों है। इसका मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ही होता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होती है, जब एक ही टाइप का कंपाउंड रिड्यूस भी हो जाए और ऑक्सीडाइज भी हो जाए। इसके दो मॉलिक्यूल ले लो, इसका एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब देखो जब इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर होगा, जब H2O2 का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन होगा, ये खुद क्या होगा रिड्यूस। जब एक दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या होगा रिड्यूस, यानी कि जब एक दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या बनेगा वाटर। और जब ये दूसरों को रिड्यूस करेगा तो खुद क्या होगा ऑक्सीडाइज, और जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा O2। ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जब H2O2 किसी को रिड्यूस करेगा तो मतलब खुद रिएक्शन में O2 बनाएगा प्रोडक्ट साइड में, क्योंकि खुद क्या होगा ऑक्सीडाइज। और जब H2O2 का होता है ऑक्सीडेशन तो क्या प्रोड्यूस करता है O2 गैस, रिडक्शन में क्या प्रोड्यूस करता है वाटर। कोई दिक्कत नहीं आई बस में। इस बात को पहले नोट कर लो नीचे NO3 नोट बना करके कि when H2O2 act as a oxidizing agent, when H2O2 acts as a oxidizing agent, then it reduces into water, ठीक है ना। जब ये ऑक्सीडाइज की तरफ बिहेव करता है तो ये वाटर प्रोड्यूस होता है। एंड when act as a reducing agent, then itself
ऑक्सीडाइज इनटू O2। तब ये O2 में ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन पहले सीखेंगे एसिडिक मीडियम में और ऑक्सीडाइजिंग एक्शन बेसिक मीडियम में। देखो जरा, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। अब पहले ध्यान सुनना, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन का मतलब होता है दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करना और खुद रिड्यूस होना। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ H2O2, ध्यान देना, अगर मैं H2O2 लिख रहा हूँ और H2O2 कभी Fe2+ से रिएक्ट करे, अच्छा चाहे वो जब ये किसी को ऑक्सीडाइज करेगा, अब ऑक्सीडाइजिंग एक्शन चाहे एसिड मीडियम में चाहे बेसिक मीडियम में हो, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो कहाँ लेके जाएगा? देखो Fe2+ को कहाँ पे ऑक्सीडाइज कर सकता है? Fe3+ में। तो फेरस Fe3+ क्या बोलते हो? फेरिक। और ये क्या है? फेरस। कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से Fe2+ कहाँ चला गया? Fe3+ में। अगर ये PbS को ऑक्सीडाइज करे, यहाँ तो कहाँ जाता है? देखो PbS में Pb तो +2 है और S क्या है? -2। आपको पता है इनर्ट फेस से Pb2+ ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे Pb2+ को तो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि Pb+4 जो है अनस्टेबल है, Pb2+ स्टेबल है। ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा? यहाँ पे सल्फर को। तो क्या बना देगा? PbSO4। यहाँ पे सल्फर की +6 हो गई, Pb की भी +2 है, इसको यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर दिया। इसी तरीके से जब ये I- को, अगर ये इसको और दे रखिए, अगर मान लो ये कंपाउंड है, एक सेकेंड, इसका नाम सुना ना आपने? K4FeCN6। ये कंपाउंड सुना है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। यहाँ पर Fe की स्टेट पता क्या है? व्हाट इज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ Fe हियर? ऑक्सीजन स्टेट Fe क्या होता है बच्चों? तो पोटेशियम की क्या देते हो? +1। पोटेशियम की +1 नाम, Fe की क्या होती है? X। Cn की -1, 6 × -1 = 0। X को कितना आ जाएगा? +2। तो अब ये कहाँ जाएगा? इसको +3। तो +3 लेने के लिए कंपाउंड क्या बनना चाहिए? देखो ध्यान से, इसलिए अगर मैं इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो FeCN6 ऊपर 4- नहीं सही है? देखो ना, एक बात तो लिखी हुई है, 4K+ डाल दो, यहाँ 4- आ जाएंगे। यहाँ पे Fe +2 में है ना, कहाँ लेके जाएगा इसको? +3 में। तो अगर इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनाएगा? FeCN6 ऊपर कितना जाएगा? 3-। दो कंपाउंड होते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरीसाइनाइड। जब यहाँ पर अगर मैं K3 कर दूँ तो उसका नाम होता है पोटेशियम फेरीसाइनाइड, फेरोफेरी। तो इस तरह अभी ये रिएक्शन बाद में भी मिलेगी आपको, बाद में मतलब प्रॉब्लम में मिलेगी एग्जैक्टली सेम रिएक्शन। तो इस तरह ये ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन होता है। अब कंप्लीट रिएक्शन कैसे लिखें? कंप्लीट रिएक्शन कैसे लिखेंगे? तो कंप्लीट रिएक्शन लिखने के लिए अभी मैंने ऑक्सीडाइजिंग एक्शन की बात की है। देखो पहले Fe2+ के साथ, तो Fe2+ प्लस H2O2 चेंज इनटू, देखो खुद इसको कहाँ किया? ऑक्सीडाइज Fe3+ में, और H2O2 किस में आ गया? वाटर में। इसको ऑक्सीडाइज किया तो खुद रिड्यूस हो गया ना, और इसके बाद इसको बैलेंस करना है कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। यहाँ पे H+ लगा दो और इसको भी बैलेंस करो, तो अभी करते हैं बैलेंस। अब अगर PbS के साथ लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखो PbS प्लस H2O2 चेंज इनटू PbSO4 और प्लस H2O। वैसे सेकेंड रिएक्शन को करने के लिए, फर्स्ट रिएक्शन की सेकेंड रिएक्शन थी, सेकेंड रिएक्शन को इस स्टेप में लिखा जा सकता है। तो कैसे? एक्चुअली जो
ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कैसे करता है, देखो डिकम्पोज होता है H2O प्लस O में, रियलिटी में नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है, बाद में ऑक्सीजन मिलकर के O2 बना लेते हैं, बट पहले ये बनता है। अब ये जो सिंगल ऑक्सीजन है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये जाकर के Pb से रिएक्ट करता है, PbS प्लस O। अब आप बताओ इसको SO4 बनाने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो क्या बन गया PbSO4। इसके बाद इन दो इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि आपको पता है कोई भी केमिकल रिएक्शन में एटॉमिक नाइट्रोजन या एटॉमिक ऑक्सीजन या एटॉमिक क्लोरीन नहीं दिखने चाहिए, हमेशा मॉलिक्यूल में होते हैं, मॉलिक्यूल्स में होते हैं सभी। तो इसलिए क्या करो, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से, और फिर इसको ऐड कर दो। तो जब 4 ऑक्सीजन से क्या 4 ऑक्सीजन कैंसिल नहीं हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, देखो PbS प्लस 4H2O2 चेंज इनटू क्या बनेगा, PbSO4 प्लस 4H2O। बैलेंस आ गई, यहाँ बैलेंस नहीं थी, बैलेंस हो क्या आ गई, यहाँ पे कितने H2O2 आया, 4H2O2, ठीक है, ये 4H2O ये है, ये इसकी ऑक्सीजन एक्शन है। अच्छा इसको कैसे बैलेंस करोगे, पहले वाले को, तो बैलेंसिंग का चलो मैं रूल भी एक बता देता हूँ आपको, इसकी वीडियो में बहुत पहले बताया था ना स्टार्ट में बैलेंसिंग का, तो बता दूंगा, पहले आप अपना नोट कर लो, फिर जगह कम पड़ेगी, जल्दी नोट कर लो। ऊपर काउंट किया ना कितने बचे हैं,
पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ के आएंगे, ठीक है। जो मुझे करना होगा मैं कल करूँगा, आपको पीरियोडिक क्लासेस में पढ़ के आना पहली बात तो, ठीक है ना। और बोलो चलो बोलो उसके नेक्स्ट डे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और ये जो पढ़ा रहा हूँ तो आना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसके नेक्स्ट डे पढ़ के आना, ठीक है। इसको इरेज कर दूँ। देखो वैसे तो बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए कोई रूल की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंपल इक्वेशन है। फिर भी एक बार रिवाइज करता हूँ कैसे बैलेंस करते हैं। एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं, देखो क्या करते हैं। एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए आपको बैलेंस ही करनी होती है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। कौन से मेथड से? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। देखो यहाँ पर Fe का स्टेट क्या है, +2, यहाँ पर Fe क्या है, +3। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है या और जो रिड्यूस हो रहा है उनके ऑक्सीडेशन में चेंज देखो, रिड्यूस हो रहा है तो कितना रिडक्शन में चेंज है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसके ऑक्सीडेशन में कितना चेंज है। तो यहाँ पर कितने फैक्टर का चेंज हो रहा है, 1 का चेंज हो रहा है, 1 फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है। तो जो ऑक्सीडाइज होता है कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और H2O2 में वो चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पर चेंज देख लो -1 से -2 हो रहा है, दिक्कत नहीं। तो देखो -1 से -2 तो रिड्यूस हो रहा है ना, कितने फैक्टर चेंज हो रहा है, 1 से। लेकिन मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो इसके मालूम एक ये जो ऑक्सीजन स्टेट -1 आती है कितने ऑक्सीजन की है, एक ऑक्सीजन की है ना। जब इसको लिखते हो x तो 2x लिखते हो ना, 2x = +2 तो x = -1, ऐसे करते हो ना। तो 2x = -2 तो x = -1। तो यहाँ पर O की स्टेट -1 है, एक ऑक्सीजन की, तो 2 ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए थी, -2। तो एक ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में एक का चेंज, तो 2 के रिस्पेक्ट में 2 का चेंज। हमेशा मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज देखा जाता है। यहाँ पर 2 फैक्टर का डिक्रीज है, ठीक है ना, 2 फैक्टर डिक्रीज है। अब देखो जो ऑक्सीडाइजिंग फैक्टर है, जो ऑक्सीडाइजिंग फैक्टर है उसको रिडक्शन इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो, और जो रिडक्शन फैक्टर है उसको ऑक्सीडेशन इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इसमें 1 का चेंज है, इसमें 2 का चेंज है। सुन लो ध्यान से, Fe2 + H2O2, तो Fe में 1 का चेंज था ना, इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर Fe3 + H2O, इसमें कितने मल्टीप्लाई किया, 1 से। 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो, इसमें कितनी चेंज था, 2 का, यहाँ पर किसे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से। इसमें कितना हो गया, सो यहाँ पे तो 1 था, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 से होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा। इसमें कितने हुआ था, 1 से। फिर आपने बस रूल इतना खत्म हो गया। इसके बाद हीट ट्रांसफर करना है, तो कितने, इसके बाद चेक करो कितने Fe लेफ्ट में है, 2 Fe, राइट में कितने Fe है, 2 Fe, बैलेंस है। लेफ्ट में जो चेंज हो रहा था, जिसकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो रही थी उसको देखो, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 2, यहाँ पे कितने हैं, 1, वहाँ पे 1 को हटा कितना कर दो, 2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन। नाउ हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, यहाँ पे कितने हैं, कितने हाइड्रोजन कितने जोड़ूं, 2 H+। एसिड मीडियम में सुनो ध्यान से, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं बाय एडिंग वाटर, ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं बाय एडिंग वाटर, एंड देन हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं बाय एडिंग H+ आयन। कोई दिक्कत नहीं। जैसे सुनो एक बात और, जैसे मान लो MnO4- से हमको बैलेंस करना है Mn2+, इस इक्वेशन बैलेंस करना है के बाद देखो कितने Mn तो बैलेंस है, कितने ऑक्सीजन है इधर, 4, उस साइड कितने वाटर हो, 4 वाटर, कितने हाइड्रोजन ज्यादा हो गए, 8, इस साइड पे तो 8, इस तरह बैलेंस क्या, मॉलिक्यूल में जितने एटम होते हैं उसके साथ चेंज देखा जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन में कितने चेंज है, P4 से अगर आप H3PO4 चले जाओ उसमें कितने चेंज है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +5 है, तो कितने चेंज हुआ, 20 का चेंज हुआ। एक के रिस्पेक्ट में देखो, एक फास्फोरस की 0 तो 4 फास्फोरस की 0 होगी, एक की 5 तो 4 कितने होगी, 20, तो दिक्कत नहीं। तो रिएक्टेंट में जो मॉलिक्यूल है उसमें कितनी चेंज है, प्रोडक्ट जो मॉलिक्यूल कितने एटम्स है उसके हिसाब से चेंज देखा जाता है, तो दिक्कत नहीं। हाँ
NO2 माइनस को ऑक्सीडाइज करना हो तो कहाँ लेके जाएंगे? नाइट्रोजन की हाई स्टेट क्या होती है? +5 होती है। नाइट्रोजन 15 का होता है ना, तो इस कंपाउंड में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है? +3 है ना। नाइट्रोजन की x मान लो, ऑक्सीजन की क्या होती है बच्चों? हमेशा -2, 2 × -2 = -1, तो x टोटल कितना आ गया? +3। तो इसको कहाँ ऑक्सीडाइज करेगा? NO3 -3। देखो NO की +40 होती है, तो नाइट्रोजन की यहाँ पूरा स्टेट आएगी +5 आएगी ना। हाँ, इस तरह करता है ऑक्सीडाइज। जैसे कि ये अगर इसको SO3 को ऑक्सीडाइज करना हो, SO3 को में सल्फर की स्टेट क्या है? +4, तो इसको कहाँ ले जाएगा? +6 में। सल्फाइड को सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर दिया, नाइट्राइड को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज कर दिया। इस तरीके से अगर ये ओजोन से रिलेशन मिलेगा, ओजोन यहाँ भी 0 में पर ऑक्सीडाइज करता है इसको O2 में। अगर इसको जैसे कि H2 माइनस है, अगर सिर्फ H2 माइनस है, सिर्फ H2 माइनस है, पीपीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, तब इसको ऑक्सीडाइज करता है H0 तक मैक्सिमम। सिर्फ I माइनस हो तो इसको ऑक्सीडाइज करता है मैक्सिमम I2 तक, मैक्सिमम I2 तक। ये सारी इसकी रिएक्शन है। मतलब अगर इसके देखोगे, क्योंकि I2 सॉलिड होता है, सल्फर प्रेसिपिटेट होता है, ये प्रेसिपिटेट सिंगल सल्फर प्रेसिपिटेट होता है, यहाँ तक ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे मैं एक रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ आपको, सुनना ध्यान से। एक ये रिएक्शन देखो, H2O2 की रिएक्शन हो रही है H2SC। अब यहाँ पे सल्फर -2 स्टेट में है, बताओ। यस, इसको ऑक्सीडाइज करेगा कहाँ तक? सल्फर तक। अब खुद रिड्यूस किसमें होता है? वाटर में, तो H2O हो गया प्रोडक्ट। अब ये आपको बात देखना पड़ेगा कि वो जो है वो ऑक्सीडाइजिंग बेसिक मीडियम में कैसे है। अभी तो मैं इसकी वीडियो बात कर रहा था, ये से समझ में नहीं वाली रिएक्शन आपको। कोई भी रिएक्शन आप लिख सकते हो इस तरीके से। ये हाइड्रोजन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो ये डिजाइन कराना है। अगर लास्ट में लगेगा तो टेस्ट करेगा। तो